सो हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम हमारे जो इग्नू का एमएसओ है, मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, उसमें जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में जो आपका पहला सब्जेक्ट है समाजशास्त्र के सिद्धांत, तो उस ब्लॉक को हम पढ़ेंगे। और उसके मैंने सभी पार्ट्स को एक ही ब्लॉक में कवर कर दिया है। तो हम उस ब्लॉक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो हम इसका एक रिव्यू देख लेते हैं कि इस ब्लॉक में क्या क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो आता है समाजशास्त्री सिद्धांत एवं इसका संदर्भ। ठीक है, इकाई 1 यूनिट 1 है, ये आपकी ब्लॉक 1 में से है। और ये आपका चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट है, ये आपका पहला वाला सब्जेक्ट है MSO 01। MSO 01 इग्नू से, इग्नू के नोट्स हैं, इग्नू के PDFs हैं, मास्टर्स इन सोशियोलॉजी। ठीक है, MSO इस कोर्स का नाम है। तो MSO 01 को हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो MSO 01, MSO 02, 3, 4 आपके 4 सब्जेक्ट हैं। उस 4 में से पहले सब्जेक्ट की हम ये पूरी PDF को देख रहे हैं, जो कि लगभग 388 पन्नों की है, क्योंकि हमने इसके सभी ब्लॉक्स को मर्ज कर दिया है। तो इसके हम टॉपिक्स देख लेते हैं, इकाइयों को देख लेते हैं कि इन इकाइयों में किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा है। तो सबसे पहला है सामाजिक सिद्धांत। सामाजिक सिद्धांत एवं इसका संदर्भ क्या है, समाजवाद की विशिष्टता क्या है। ठीक है, दुर्खाइम और ज्ञानोदय के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश समाजशास्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे, वेबरवादी विचारधारा क्या है, मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, स्पेंसर का विकासवाद क्या है। फिर अधिगम का उद्देश्य, जो हम नॉलेज गेन करेंगे उसका उद्देश्य क्या होगा। क्या उद्देश्य होगा, सामाजिक सिद्धांत के संदर्भ का वर्णन कर सकेंगे, है ना। कामते, मार्क्स, वेबर, दुर्खाइम की भूमिका की चर्चा कर सकेंगे। कुछ प्रारंभिक ब्रिटिश सामाजिक सिद्धांतवादियों का वर्णन कर सकेंगे हम। ये उद्देश्य हो जाएगा हमारा इसका, जो हम ये पढ़ाई करेंगे, अधिगम करेंगे। अधिगम का मतलब नॉलेज गेन करेंगे, उससे हम इन सभी चीज़ों का डिस्कस कर सकते हैं। तो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना ये है। इसको हम आने वाले समय में पढ़ेंगे और इसका डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम केवल इसके टॉपिक्स को देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है इग्नू का, MSO का, उसमें MSO 01 की जो फुल PDF है, पहले सब्जेक्ट की फुल PDF में क्या क्या टॉपिक हैं। तो ये तो इकाई 1 है, सामाजिक सिद्धांत और इसका संदर्भ। सामाजिक सिद्धांत और इसका संदर्भ में हम इन विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा प्रस्तावना आ रहा है। तो प्रस्तावना में बोल वचन होगा कि ये विशिष्टता है और ऐसा ऐसा है, संबंध कहा जाता है ना। फिर दुर्खाइम और ज्ञानोदय के बारे में आएगा। तो दुर्खाइम एक विचारक आए पहले, सबसे पहले, है ना, सबसे पूर्व के 1856 के समथिंग में, जब हमारे यहाँ प्रथम स्वतंत्रता क्रांति चल रही थी। और ज्ञानोदय, उन्होंने वहाँ पे समाजशास्त्र का बोलचाल किया। फिर अगले पॉइंट में हम देखते हैं व्यक्ति विशेष बनाम सामूहिकतावाद, एक व्यक्ति विशेष और बनाम सामूहिकतावाद के बारे में। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कामटे और ज्ञानोदय में क्या डिस्कशन है, क्या कंपैरिजन किया गया है ना। पहले हमने देखा दुर्खाइम और ज्ञानोदय, कि दुर्खाइम ने क्या कहा और ज्ञानोदय ने उनका क्या रिप्लाई किया, या उसमें क्या उन्होंने आलोचना समालोचना की। फिर कामटे और ज्ञानोदय में देखेंगे तो कामटे ने क्या कहा और ज्ञानोदय ने उनकी क्या समालोचना या आलोचना की है। इसी के ही आगे चलते हुए हम बॉक्स 1.3 में जो इग्नू का मटेरियल है, उसमें मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे कि मार्क्स की आर्थिक संरचनाओं में एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत भी शामिल है ना। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉक्स 1.2 में श्रम विभाजन, द डिवीज़न ऑफ लेबर, है ना। ये किसने दिया है, दुर्खाइम के इसमें विचार रहे होंगे। फिर उसके बाद 1.6 में है हमारा मार्क्सवादी विचारधारा। उसके बाद हम वेबरवादी विचारधारा पढ़ेंगे, है ना। तो यही, इन्हीं सभी चीज़ों को अगर आप देख सकते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इनमें से आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं या अपने असाइनमेंट को कर सकते हैं। बॉक्स 1.4 में औपचारिक तर्क संगतता, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं हम, अगला हमारा टॉपिक आ जाता है ब्रिटिश समाजशास्त्री। क्या ब्रिटिश समाजशास्त्री थे, कौन कौन थे, उन्होंने क्या महसूस किया अपने समाज में, और कैसे कैसे चीज़ों को उन्होंने समझा और बताया। यही सब बोलचाल है, यही सब चीज़ें हैं। स्पेंसर का विकासवाद, अब जो स्पेंसर विचारक हुए उन्होंने विकासवाद की क्या
परिभाषा दी और उन्होंने क्या महसूस किया अपने समाज में, है ना। ये डार्विनिस्ट थे, सामाजिक डार्विनिस्ट। ये कहने, इनका मतलब ये है कहने का कि ये कहते थे कि समाज जो है धीरे धीरे विकसित होता है, वो चेंज होता है। तो इस तरीके से हमारी पहली यूनिट ख़त्म होती है, जिसमें हमने कामटे, दुर्खाइम और ज्ञानोदय के बारे में देखा। ठीक है। इकाई 2 मतलब यूनिट 2 में हम संकल्पना एवं सिद्धांत देखेंगे। क्या संकल्पना रही, क्या सिद्धांत रहे, है ना। इनकी परिभाषा देखेंगे, प्रकृति देखेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे, है ना, सारांश देखेंगे। फिर प्रस्तावना में जो भी हम अनुभव करते हैं, विचारक उनको लिखते हैं, क्रमबद्ध करते हैं सोशियोलॉजी में, ठीक है ना, समाजशास्त्र में। फिर आता है शब्द और भाषा। शब्द और भाषा का क्या प्रयोग है यहाँ पर, है ना। किस तरीके से हम अपने विचारों, अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं हमारी शब्द से, हमारी भाषा से। एक होता है गाली दे के बात करना, एक होता है सुनिए जी, अरे चलेंगे क्या, है ना। तो वो एक प्यार भरी भाषा, एक दोस्तों में बात होती है ना, BCMC करके। तो ये शब्द और भाषा का समाज पे क्या असर पड़ता है, हमारी सोसाइटी, हमारे सोसाइटल क्या कहें, मतलब सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं उनमें अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। फिर संकल्पनाओं की प्रकृति, जो हम संकल्पनाएं करते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो उनकी क्या नेचर रहता है ना। इस तरीके से इसके बारे में हम देख सकते हैं। मतलब हम इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देख रहे हैं जिनको हमें अवश्य ही पढ़ना है, उनको मार्क करके वही पढ़ें, अन्यथा जो है अनावश्यक अपना समय व्यर्थ ना करें। इसलिए हम इस PDF को एक ओवरव्यू दे रहे हैं। फिर आता है समाजशास्त्र में संकल्पनाएं। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको हम छोड़ेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा सामाजिक विज्ञान के प्रति दुर्खाइम, वेबर और बाद के विचारक। तो सामाजिक विज्ञान क्या है, सोशियोलॉजिकल जो साइंस है, उसके प्रति दुर्खाइम और वेबर और बाद के विचारक जो थे उन्होंने क्या कहा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके इसमें ब्रीफ निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे है पार्सन्स और मर्टन ने क्या कहा, समाज के सिद्धांत क्या क्या। आपको एक बार फिर से बता दें कि हम इकाई 2 देख रहे हैं हमारे इग्नू के मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब समाजशास्त्र में हम मास्टर्स डिग्री स्नातकोत्तर का प्रथम सब्जेक्ट, प्रथम ईयर का प्रथम सब्जेक्ट समाजशास्त्रीय सिद्धांत की दूसरी यूनिट को देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं मैक्स वेबर के क्या इसमें जो हैं रहे कि समाज शास्त्र को विज्ञान के रूप में उन्होंने कैसे देखा। तो इसको हम देखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट लगता है ये टॉपिक। मैक्स वेबर ने क्या कहा, है ना, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर सारांश कि हमने इस यूनिट में क्या पढ़ा, कौन सी उपयोगी पुस्तकें रहेंगी। अगली यूनिट आ जाती है हमारी सिद्धांत और रूपावली। सिद्धांत क्या प्रिंसिपल्स रहे, उनकी रूपावली कैसी है। तो 3 चरणों के नियम, इनको हम देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट लगता है। क्लासिकीय समाजशास्त्री सिद्धांत, क्लासिकल मतलब जो पहले से समाजशास्त्र सिद्धांत था वो क्या है। मार्क्सवादी विचारधारा, वेबरवादी विचारधारा, पार्सन्स का कार्य सिद्धांत, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना इस यूनिट की, समाजशास्त्री सिद्धांत क्या है। फिर वही बोल वचन, मोटे तौर पर समाजशास्त्री सिद्धांत की प्रकृति, अर्थ, किस्मों पर आधारित चर्चा को 5 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये याद रखें, 5 भागों में। पहले भाग में हम इसको क्लासिकी योग समय के दौरान समाजशास्त्री सिद्धांत की प्रकृति, अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो क्लासिकी युग का हम देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए तीसरे भाग में हम समाजशास्त्री सिद्धांतों में हाल ही में नवीन खोजों पर चर्चा करेंगे ना। तो कैसे कैसे वो चीज़ें डेवलप हुई हैं, इसके बारे में यहाँ पे बोल वचन है। तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे और आगे चलते हैं। फिर आता है क्लासिकीय समाजशास्त्री सिद्धांत, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा बोल वचन है इसमें ब्रीफ नोट्स तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। इसको बहुत ही खींचकर इन यूनिटों को बनाया गया है। फिर आते हैं क्लासिकीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो क्लासिकीय समाजशास्त्र की अवधि उस युग से संबद्ध है जब समाजशास्त्र प्रमुख दावे के साथ एक नए विषय के रूप में उभरा कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है ना। तो ये क्लासिकीय समाजशास्त्र सिद्धांत क्या कहता है कि समाजशास्त्र जो है, जो समाज का अध्ययन है, वो वैज्ञानिक रूप से संभव है। मतलब कि ऑब्जर्वेशन,
और ये जो स्टेप्स होते हैं विज्ञान के, वो इसमें लगाए जा सकते हैं। जैसा कि कहीं पर कोई बम ब्लास्ट हुआ तो वो एक इफ़ेक्ट हुआ है ना, वो एक घटना हुई, फिर उसका लोगों पर क्या प्रभाव हुआ। अगर उस घटना से संबंधित कोई मुसलमान है तो उस समाज पर यह इफ़ेक्ट पड़ा कि उस समाज के लोगों ने मुसलमान समाज को घृणा की नज़र से देखने लगे। क्यों? क्योंकि उस बम ब्लास्ट में या उस कार्य में, उस गलत कार्य में किसी मुस्लिम व्यक्ति का, मुस्लिम नवयुवक का हाथ था। ठीक है, तो इस तरीके से समाज का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य लिया जाता है और वो बदलता है समय समय पर। तो इतना आप हम इसको लिख सकते हैं क्लासिकी समाजशास्त्री सिद्धांत में, इतना हम लिख सकते हैं, हम भी बोल वचन कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं 3 चरणों के नियम। 3 चरणों के नियम अगर हम शॉर्ट में देखें, इसको ज़्यादा हम पूरा डिटेल में ना पढ़ते हुए अगर शॉर्ट में देखें तो देखते हैं समाजशास्त्र को अलग स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने के बाद अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा। पहला क्या था? जिन्हें सामाजिक सांख्यिकी और सामाजिक गतिकी के रूप में माना जाता है। पहले तो इन्होंने अगस्त काम्टे भाई साहब ने क्या किया, ये विचारक जो थे इनका बड़ा योगदान था समाजशास्त्र को डेवलप करने में। तो इन्होंने पहले तो इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में ढाला, उसके बाद इसे सामाजिक सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स और गतिकी, डायनामिक्स में डिवाइड कर दिया। सामाजिक सांख्यिकी समाज के संतुलन के प्रश्नों से संबंधित है, और जबकि इस गतिकी का संबंध समाज के परिवर्तन की समस्याओं से जुड़ा है। काम्टे ने नक्षत्र ज्ञान और गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र जैसे विज्ञान के सोपान क्रम का हवाला भी दिया। उसका मानना था कि समाजशास्त्र को गणित, जीव विज्ञान, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था की तरह परिसीमित नहीं किया जा सकता। मतलब कि जिस प्रकार हम विज्ञान के सब्जेक्ट को सीमित कर सकते हैं, सीमित कर देते हैं कि इतना ही है, लेकिन सोशियोलॉजी को हम सीमित नहीं कर सकते। ये हर एक एस्पेक्ट में समाज में है, क्योंकि ये समाज की ही बात है। तो इसको तो जितना खींचें, है ना, एक बात को हम जितना खींचें उतना बढ़ सकती है। जिस तरीके से औरतें बात करती हैं तो बिना बात की बात बढ़ जाती है, उसी तरीके से समाजशास्त्र है। यही काम्टे साहब कह रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लौटते हैं अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन पे, इसको हम जूम आउट करते हैं और पहुंचते हैं अगले टॉपिक पे। तो यही इन्होंने बोल वचन किया, इसको आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद दुर्खाइमवादी उपागम क्या है? मतलब उपागम का मतलब स्रोत। दुर्खाइमवादी लोग क्या कहते हैं? मतलब जो दुर्खाइम के सिद्धांतों में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो क्या कहते हैं? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इमाइल दुर्खीम जो 1858 से 1917 तक एक्टिव रहे, फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री थे इमाइल दुर्खाइम। ठीक है भाई, थे, ने अपने पूर्वज समाजशास्त्री अगस्त काम्टे द्वारा स्थापित प्रत्यक्षवाद को, परंपरा को कायम रखा। तो इन्होंने अपने जो पूर्वज थे, कौन थे पूर्वज इनके? अगस्त काम्टे भाई साहब। तो इन्होंने उनके जो प्रत्यक्षवाद की परंपरा थी कि सामने देखिए, प्रत्यक्षता, अगर कोई सबूत मिले तो उस पर विश्वास कीजिए, उस परंपरा को इन्होंने कायम रखा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको जूम किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, है ना। जहाँ से अगस्त काम्टे ने छोड़ा था वहीं से इन्होंने आगे किया। दुर्खाइम अभी भी ऐसे प्रश्न से जूझ रहे थे कि क्या समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान के नियमों का लागू करना संभव था या नहीं। मतलब जो अगस्त काम्टे कहते थे कि इसमें विज्ञान भी इन्वॉल्व कर दो समाजशास्त्र में, तो दुर्खाइम इसमें परेशान थे भैया कि क्या ऐसा हो सकता है। तो यही सब जो थी, अपने जो ये सीनियर थे, इनकी बातों को ये एग्ज़ामिन कर रहे थे बस। तो इतना ही हम पढ़ते हैं इसमें, और इसको आप इतना ही शॉर्ट नोट्स को इसको खींच सकते हैं या अपना डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। अब अगले टॉपिक को देखते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं हम। क्या है अगला पॉइंट? मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा क्या है? जो कार्ल मार्क्स साहब ने दिया हुआ है। तो इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं कि क्या विशेष चीज़ें इसमें हमें मिलेंगी।
कार्ल मार्क्स जर्मनी के दर्शन शास्त्री, सामाजिक विज्ञानी एवं इसके साथ साथ एक समाजशास्त्री थे। तो ये डिटेल आप केवल इम्पोर्टेंट याद रखिए। जब भी क्वेश्चन का स्टार्ट कीजिए अपने आंसर को देने का, मतलब कि प्रश्न जो पूछे जाएं उनको उत्तर लिखें। अगर मेंस में तो आप ये लिख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स जो कि 1818 से 1883 तक एक्टिव रहे, जर्मन के दर्शन शास्त्री थे, मतलब कि फिलोसोफर थे, सामाजिक विज्ञानी थे, है ना। इसके साथ साथ एक समाजशास्त्री भी थे। कार्ल मार्क्स के शैक्षिक योगदान को विश्व भर में मान्यता दी जाती है, मतलब जो एजुकेशन में उन्होंने योगदान दिया है वो विश्व भर में मान्य है। यद्यपि मार्क्स ने विविध शैक्षिक समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है, फिर भी उसने समाजशास्त्री बनने का दावा नहीं किया। मतलब बहुत सारी समस्याएं तो सॉल्व कर दी, परंतु उन्होंने दावा नहीं किया कि हम बहुत बड़े 30 मार्क खाएं। आज जो मार्क्सवादी समाजशास्त्र है वह उसके ऐसे विविध सूत्रों पर आधारित है जो प्रकृति में बुनियादी तौर पर समाजशास्त्रीय थे। मतलब कि जो आज का समाजशास्त्र है, मार्क्सवादी समाजशास्त्र हम जो जैसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान में मार्क्सवादी विचारधारा मेल खाती है, तो ये जो विचारधारा थी वो एक कॉमन चीज़ थी, है ना। वो एक कॉमन समाज का अध्ययन करने का उन्होंने एक प्रिंसिपल डेवलप कर दिया। जैसे न्यूटन ने एक कॉमन चीज़ डेवलप करी कि भाई ग्रेविटी है, सेब गिरा तो नीचे ही गिरेगा। अब वो चाहे सेब गिरे, चाहे एरोप्लेन गिरे, चाहे पानी गिरे, चाहे एसी गिरे, है ना। तो उन्होंने एक कॉमन चीज़ डेवलप की। अब जब कॉमन चीज़ डेवलप की जाती है वो सभी जगह एप्लीकेबल रहती है। अब जैसे हम कहें कि कहीं पर अगर कोई चीज़ खाली है तो उसे भरने के लिए वहाँ पर लोग चले आते हैं, है ना। भाई कोई शहर खाली है, उसमें कम लोग बसे हैं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है अन्य लोग वहाँ पर बसना चालू कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन के रेट सस्ते होंगे। तो ये तो एक कॉमन सी चीज़ है। वही कार्ल मार्क्स साहब ने लोगों को बता दी और जो आज तक फॉलो होती हुई आ रही है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि बुनियादी तौर पर समाजशास्त्री थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त कार्य के बाद चरणों में समाजशास्त्री तो इस तरीके से हमने कार्ल मार्क्स को देखा। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है टॉपिक्स। तो इसमें आती है हमारी श्रमजीवी वर्ग। बॉक्स 3.2 को देख रहे हैं हम। इसमें श्रमजीवी वर्ग के बारे में लिखा है कि जो मेहनत कश लोग होते हैं वो वर्ग कैसे रहते हैं। तो मार्क्स और एंजल्स श्रमजीवी वर्ग की जीत का पूर्वानुमान लगा सकते थे, जो कि पूंजीवादी वर्ग के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। ये यूरोप की स्थितियों की चर्चा हो रही है कि मार्क्स और एंजल्स जो ये लेखक थे, जो ये विचारक थे, ये श्रमजीवी वर्ग की जीत का पूर्वानुमान लगा सकते थे कि श्रमजीवी वर्ग जो लेबर कास्ट है वो जीत जाएगा, जो वहाँ का समाज में युद्ध ऐसा चल गया था, है ना। तो ऐसे बहुत से अन्य मुद्दे हैं जिन पर मार्क्स और एंजल्स द्वारा विशेष रूप से पूंजीवादी समाज के संदर्भ में चर्चा की जाती है, जैसे शोषण, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, विश्वबंधन, श्रमजीवी वर्ग की क्रांतिकारी क्षमता, श्रमजीवी वर्ग की जीत के साथ मार्क्स और एंजल्स समाजवादी समाज के आविर्भाव को पहले से देख सकते थे, है ना। ये सब जानते थे कि वो चेंज करेंगे, इन लोगों में अब जो है वो भर रहा है, जैसा नहीं होता है गुस्सा भर रहा है, तो ये लोग चेंज कर देंगे चीज़ों को। अब आता है अगला वेबरवादी विचारधारा। तो वेबर साहब कौन थे, उनकी विचारधारा क्या थी, है ना। तो वेबर कौन साहब थे, ये मैक्स वेबर थे। 1864 से 1920 तक एक्टिव रहे, जर्मनी के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, जिनका संबंध समाजशास्त्र में क्लासिकी अवधि के युग से था। क्लासिकी जो मानी जाती हुई है अवधि से के युग से था। वेबर विविध विषयों पर अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए समाजशास्त्र में काफ़ी प्रसिद्ध थे। विविध विषयों पर ये उत्कृष्ट लेख लिखते थे समाजशास्त्र में, ठीक है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को एक नई दिशा दी, जिसके अंतर्गत उसने चिंतन एवं शोध के विविध नए तरीके पेश किए। चिंतन और एवं विश्लेषण के तरीके अगस्त काम्टे या इमाइल दुर्खीम से भिन्न थे। तो इनने जो वेबरवादी विचारधारा में जो मार्क्सवादी है और जो दुर्खाइम है, उनसे इनका चिंतन और विश्लेषण भिन्न था। हमारी राय में मैक्स वेबर ने, क्योंकि भाई जो मार्क्स अगस्त काम्टे साहब कह गए वो इमाइल दुर्खीम साहब ने पालन किया और अपने सीनियर साहब की बातों को ही खोजते रहे कि वो सही है कि नहीं सही है। तो इनसे भिन्न थे हमारे मैक्स वेबर साहब।
हमारी राय में मैक्स वेबर ने अपने विचारों की प्रस्तुति की जो कि बुनियादी तौर पर जर्मन चिंतन से संबंधित थे। तो उन्होंने अपने बुनियादी जो विचार थे, बुनियादी जो चिंता थी उनकी जर्मन चिंतन से संबंधित थी, जर्मन की जो समय स्थितियां रही होंगी जर्मनी की उससे संबंधित थी, लेकिन फिर भी यूरोपियाई और पश्चिमी सुगंध भी बिखेर रहे थे। मतलब उसमें यूरोपियन का भी समावेश था, चिंताएं थी, और पश्चिमी सुगंधी मतलब वहाँ की स्थितियों की भी चिंताएं थी। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया से लेकर नौकरशाही तक विविध विषयों पर रचनाएं लिखी हैं। मतलब एक सामाजिक क्रिया, एक सोशल एटमॉस्फेयर क्या था उसके बारे में, और नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी कैसी थी उसके बारे में। इसके अलावा उसने सामाजिक विज्ञान की कार्य पद्धति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान दिया है। सामाजिक विज्ञान की कार्य पद्धति, तो यही सब बातें हैं मैक्स वेबर के साथ में। इसको इतना ही रखते हैं और आगे हम अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या हो सकता है महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमें पढ़ना चाहिए इस यूनिट में हैं। तो अब इसमें इतना ही रखते हैं। इसमें काट छाट करके आप देख सकते हैं कि हमें कितना काटना छाटना पड़ेगा, क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं कि नहीं हैं। तो इसको अगले किसी प्रमुख लेक्चर में हम इसके शॉर्ट नोट्स पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अभी हम केवल इस यूनिट में, इस पीडीएफ में केवल प्रमुख टॉपिक देख रहे हैं कि किन किन लेखकों की यहाँ पर चर्चा है और उनके कौन से विचारों को प्रमुखता दी गई है। तो पार्सन्स का कार्य सिद्धांत, पार्सन्स का कार्य सिद्धांत, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कुछ भी याद नहीं होगा, है ना। ज़्यादा लेखों को पढ़ लें और पूरी चीज़ें पढ़ते चले जाएं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अभी केवल यहाँ पर इन इग्नू के दिए गए नोट्स का रिव्यू करना है ना, कि ये सही है पढ़ना इनको कि नहीं सही है। अगर आप इनको पढ़ते गए और आपका समय व्यर्थ हो गया और कुछ भी नोट्स ना बन पाए, कुछ समझ ना आए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम केवल इनके पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं कि इनमें किन लेखकों का वर्णन है और किन लेखकों पर, किन विचारकों पर आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उन विचारकों पर अगर कहीं और से शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे तो हम उनका जोर शोर से वर्णन और लेक्चर में याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पार्सन्स का कार्य सिद्धांत क्या है। टालकोट पार्सन्स ये 1902 से 1969 तक रहे। अमेरिका के महत्वपूर्ण समाजशास्त्री थे। कौन? टालकोट पार्सन, है ना, जिनका सामाजिक कार्य के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान है। इसने रेफरेंस के एक्शन फ्रेम और सामाजिक पद्धति और बाद में विकासवाद के बारे में चर्चा की। उनका योगदान, जिसे वे एगिल कहते हैं, सपावली एवं प्रतिरूत चर योजना काफ़ी प्रसिद्ध है। सपावली एवं प्रतिरूत, इसको हम देखते हैं। हम संक्षेप में इसके बारे में चर्चा करेंगे। टालकोट पार्सन्स को क्लासिकी समाजशास्त्र के एवं कुछ अन्य सामाजिक विज्ञानियों के कार्यों की समीक्षा करने का अवसर मिला, है ना। तो क्लासिकी समाजशास्त्र का जो पहले से कार्य हो चुका था, इन्होंने समीक्षा की, उसमें आलोचना समालोचना की, इस तरीके से इन्होंने अपना काम किया है। आगे देखते हैं। उनके बाद कार्य द सोशल सिस्टम 1951 में पार्सन्स ने कहा कि क्रिया एक्शन के 3 अनिवार्य घटक हैं: व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था। तो इसको आप अपने पॉइंट्स में नोट कर सकते हैं कि पार्सन्स ने क्या कहा। फिर उसके बाद देखते हैं कि एक अन्य रचना वर्किंग पेपर्स इन द थ्योरी ऑफ एक्शन 1953, टालकोट पार्सन्स ने रॉबर्ट बेल और एडवर्ड शिल्स जैसे महान सहकर्मियों के साथ अपने निर्मित एगिल रूपावली को स्पष्ट किया है। ठीक है, तदनुसार ए का अर्थ है अनुकूलन, जी का अर्थ है लक्ष्य प्राप्ति। हाँ, तो इस चीज़ को आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में कि ये जो एगल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एगिल रूपावली, इसमें क्या है, ए का अर्थ है अनुकूलन, है ना, और फिर जी का अर्थ है, एगिल में जी का लक्ष्य प्राप्ति, है ना, और फिर उसके बाद आई का अर्थ है समेकन, है ना, फिर उसके बाद एल का अर्थ है अव्यक्तता। अव्यक्तता मतलब जिसको व्यक्त ना किया गया हो। तो ये एगिल इनकी समरूपता है, एगिल इनकी कुछ थ्योरी है। इस तरह पार्सन्स द्वारा विकसित एगिल रूपावली ने उससे पहले से अधिक आदर दिलाया, है ना। तो एगिल जो इन्होंने रूपावली धरी, इनका नाम और जो है विख्यात हो गया कि इन्होंने कुछ नई चीज़ खोज निकाली है। जैसे हमारी मोदी सरकार हर योजना में कुछ ना कुछ एक्रोनिम बना देती है।
तो इस तरीके से आप अपने इसमें शॉर्ट नोट्स जो हैं टिक कर सकते हैं कि इसमें क्या पढ़ने वाली चीज़ें हैं और क्या नहीं है। आगे हम देखते हैं यूनिट में क्या है, मर्टन के योगदान। अब ये जो मर्टन विचारक थे इनके योगदान, इसमें से हम शॉर्ट कुछ कर सकते हैं कि रॉबर्ट के मर्टन। भाई देखिए, इग्नू से आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। अगर कोई सोच रहा है कि आप वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और सीधे इग्नू के बुक से पढ़ के जाएं या उसमें हाईलाइट करके जाएं, तो ऐसा कतई संभव नहीं है, कतई पॉसिबल नहीं है। इस बुक को पढ़ने से लग रहा है 300 बुक है, अब 300 पन्नों की ये PDF है। अगर आप इसे पलटेंगे, है ना, कुछ नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं होगा। तो इसके लिए आपके नोट्स सर्वोपरि हैं। आप हर एक लेखक को लिखिए, उससे संबंधित 5 प्रमुख कार्य उसको लिखिए। आने वाले समय में अगर हम नोट्स बनाते हैं तो उसको इस चैनल पे ज़रूर शेयर किया जाएगा, है ना। तो इग्नू के नोट्स से जो पढ़ने की गलती कर रहे हैं वो समझ लें, ये केवल आपको एक मूवी की तरह पढ़ना है, एक उपन्यास की तरह पढ़ना है, और इसमें से नोट्स बनाना अति आवश्यक है। क्योंकि ये फॉर्म, ये जो PDF है, ये नोट्स में नहीं है। ये केवल जिस लेखक ने लिखी है बस ये आप देखा जा सकता है, खाया जा सकता है, पिया जा सकता है, इस तरीके से है। इसमें बहुत ही कम, मतलब अगर इन 300 पन्नों को अगर नोट्स में कन्वर्ट किया जाए तो केवल 50 पन्नों का ही ये पूरा PDF कन्वर्ट हो सकती है ना। बाकी के 250 पन्ने और उसका मटेरियल, है ना, पूर्णतया जो है व्यर्थ रूप से है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, ये केवल पेज भरने के लिए PDF बनाई गई है। तो हम इसमें से केवल इसमें टॉपिक देख रहे हैं कि किन टॉपिक की इन PDFs में चर्चा है, कौन से लेखक, कौन सी उनके जो विकास के सिद्धांत हैं, या कौन सी प्रमुख टॉपिक्स की इसमें चर्चा की गई है, ताकि हमें उन पे हम नोट्स बना सकें। अब 3.8 टॉपिक में देख रहे हैं समाजशास्त्री सिद्धांतों की हाल ही के समय की उन्नति। तो जो भी समाजशास्त्र के सिद्धांत मैक्स वेबर, हमारे कांटे साहब या दुर्खाइम साहब, इन सभी ने डिस्कस किया था उन सिद्धांतों को, उनका हाल ही के समय में कुछ उन्नति हुई है ना। उन्नति किसने की है? तो अगस्त काम्टे के कार्यों के अलावा इमाइल दुर्खीम, AR रेडक्लिफ ब्राउन का आपने नाम सुना होगा, है ना। 10th में इनकी एक शायद स्टोरी भी है। ब्रेनिस्ला मेलिनोस्की, तालकोट पार्सन्स और रॉबर्ट के मर्टन, जो मुख्यतः प्रत्यक्षवाद से प्रभावित थे, एक बड़ी सीमा तक प्रत्यक्षवाद के दर्शन शास्त्र से जुड़े रहे। इसी समय के दौरान एक अन्य विचारधारा भी उभरी, है ना। ये क्या थी? समाजशास्त्र के विकास ने प्रत्यक्षवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि के अलावा एक अन्य विचारधारा को भी देखा जा सकता है, जिसकी शुरुआत जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने की, है ना। तो एक अन्य विचारधारा भी इन्हें मिल गई। तो पूरा मूल वचन इस PDF में है, आप देख सकते हैं। फिर आप देखते हैं रूपावली की संकल्पना क्या है। यह कुन था। कौन था जिसने रूपावली की संकल्पना दी? यह कुन था जिसने सर्वप्रथम सुझाव दिया कि विशेष, मतलब इस PDF इसको जिसने लिखा है बड़ा ही मूवी की तरह तरीके से लिखा है ना। यह कुन था जिसने सर्वप्रथम सुझाव दिया कि विषय विशेष रूप से विज्ञान के भीतर विकास का क्रमिक प्रक्रिया नहीं है ना। विषय विशेष रूप से, अगर हम विषय विशेष रूप से देखें तो विज्ञान के भीतर विकास का एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह यकायक घटित हो जाती है। इनका कहना था कि विकास जो है तुरंत हो जाता है। अतः कुन की पुस्तकें वैज्ञानिक क्रांति की संरचना पर आधारित हैं। कुन ऐसे एकाएक परिवर्तनों को प्रतिमान परिवर्तन, पैराडिग्म शिफ्ट कहते हैं, है ना। ये कहते हैं कि कोई विकास होता है ना, कुछ चीज़ों में चेंजेस होता है, वो तुरंत हो जाता है, उसे हम पैराडिग्म शिफ्ट कहते हैं। जैसे कि नहीं होता है, हमारे मोदी साहब ने 2014 में जब चुनाव जीता तो लोग कहते हैं ये लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, कि मतलब ज़मीन खिसक गई, ऐसी जो है जीत मिली है। तो वही है पैराडाइग्म शिफ्ट, कि हम कैसे कांग्रेस से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए, कि इसे हम पैराडाइग्म शिफ्ट कह सकते हैं। और ये विचार किसने रखा था? कुन ने रखा था। यह कुन था जिसने इस विचार को रखा था, है ना। तो उन्होंने कहा कि चेंज जो होता है समाज में बिल्कुल तुरंत हो जाता है। अब जैसे क्या तुरंत चेंज हुआ? अभी हमने रिसेंटली ऐसा कौन सा पैराडाइग्म शिफ्ट देखा है? हमने देखा है कोरोना को, है ना। तो जैसे ही पहले तो हम सोचते रहे कि ये चाइना में ही रहेगा, फरवरी 20 तक आते आते लगा नहीं आ रहा, इंडिया में, केरला में पहुंच गया है। मार्च में होली के बाद
उसके बाद लगा हाँ आ गया है ना। तो ये पैराडिग्म शिफ्ट हुआ कि सब लोग, जिन बच्चों को कभी मोबाइल देखने को नहीं मिला था, उनको माँ बाप ने नए मोबाइल खरीद के दे दिए कि जाओ बेटा पढ़ाई करो। अब वो पढ़ाई कर रहे हैं कि उसमें गेम्स खेल रहे हैं, है ना। तो कितने यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने गेम चैनल करके केवल वो खुद गेम खेलते हैं और बच्चे उनके गेम को देखते हैं और वो पैसा कमाते हैं ना। तो ये सब पैराडिग्म शिफ्ट हो गया है। तो हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा, ये हिसाब चल रहा है समाज में इस समय। तो ये सामाजिक चेंज जो आया है उसको आप समझ सकते हैं और इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने उत्तरों में, अपने लेखन शैली के थ्रू। अगला हम देखते हैं। तो ये यूनिट हमारी ख़त्म हो गई, इसमें हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमने प्रमुख लेखकों विचारकों की चर्चा की है उसका आप शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं इस पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। अगला हम इकाई 4 पर पहुंच गए, यूनिट 4 पर पहुंच गए हैं। वास्तविकता की सामाजिक संरचना, है ना। रियलिटी जो होती है उसकी सामाजिक संरचना क्या है, वास्तविकता की सामाजिक संरचना। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वास्तविकता का निर्माण, सामाजिक वास्तविकता की परिघटना। कोई सामाजिक वास्तविकता हो रही है तो उसकी परिघटना, रोजाना की सामाजिक वास्तविकता, रोजाना जो हो रही है उसकी सामाजिक वास्तविकता क्या है। जैसे कि न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि जो है लोगों को सभी सुविधा मिल रही हैं, एम्बुलेंस टाइम पर पहुंच रही हैं, योगी जी मोदी जी लगे हुए हैं, सारी ऑक्सीजन सिलेंडर बिल्कुल चल रहे हैं, लाइन पर ही हैं, बस पहुंच ही रहे हैं। लेकिन सामाजिक वास्तविकता क्या है कि अभी तक जिसके पास सिलेंडर का, जिसके पास ट्रक है ऑक्सीजन का, वो बीड़ी पी रहा है कहीं खड़ी होकर। योगी जी मोदी जी सो रहे हैं, ऐसा हो सकता है वास्तविकता में, है ना, और दिखाया कुछ और जा रहा है ना। या फिर हॉस्पिटल कई बंद हैं, 50% हॉस्पिटल जो गांव में हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे सुविधाएं ही नहीं है, बंद है, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो ये है सामाजिक वास्तविकता। तो इस तरीके से इस टॉपिक का मतलब ये हुआ, है ना। फिर आप इसका उद्देश्य देख सकते हैं कि इस यूनिट को पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा। प्रस्तावना को देख सकते हैं, वास्तविकता का निर्माण, वास्तविकता का निर्माण हम यहाँ से देखेंगे कि ये कहना क्या चाहता है ये पीडीएफ। अब यह पूछना स्वाभाविक होगा कि किसी प्रकार बहुविध और वर्णनात्मक सच्चाइयों के निर्माण की प्राप्ति की जाती है। बहुविध और वर्णनात्मक सच्चाइयों मतलब किसी सच्चाई को इतना वर्णन कर दिया कि उसका स्वरूप ही चेंज हो जाए। विश्व प्रक्रिया की संकल्पना सर्जित करते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ मिली। अतः वास्तविकता स्वयं इस तरह क्षणभंगुर है, ये देखिए यहाँ से मेन पॉइंट है। अतः वास्तविकता स्वयं इस तरह क्षणभंगुर है कि कोई भी विघटनकारी या द्वंद्वात्मक स्थिति से व्यवस्था और अंग भंग नियम ठप पड़ जाते हैं। बात समझ रहे हैं। वास्तविकता पल भर में चेंज हो सकती है कि अभी आप कहें कि उस हॉस्पिटल में जो है मतलब एक अभी न्यूज़ आई थी कि किसी न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट कर दिया कि इस लखनऊ के अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन तुरंत जो है योगी जी ने वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचवा दिए और उस न्यूज़ चैनल के खिलाफ़ कंप्लेन कर दी कि इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, गलत न्यूज़ प्रचार कर रहा है, भ्रम फैला रहा है लोगों में। तो इस तरीके से वास्तविकता भी क्षणभंगुर है, जो क्षण भर में चेंज की जा सकती है कि कोई भी विघटनकारी या द्वंद्वात्मक स्थिति से व्यवस्था और अंगभंग नियम ठप पड़ जाते हैं ना। बात समझ रहे हो। तो ये पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है उससे, वास्तविकता के चेंज लाने से, और नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है कि कहीं पर कोई बालक परेशान है और उसका न्यूज़ रिपोर्ट में आई और तुरंत लोग वहाँ पे न्यूज़ देखकर वहाँ पे उसे बचाने पहुँच गए, है ना। तो वो इसको पॉजिटिविटी की तरफ भी ले जा सकती है, वास्तविकता का परिचय दिलाना लोगों को, है ना। तो ये है वास्तविकता का मतलब। यहाँ पे वास्तविकता का निर्माण भी किया जा सकता है। निर्माण कैसे होता है कि वास्तविकता को हम चेंज करते हैं। जो परिस्थितियाँ थीं पहले वो उस समय की वास्तविकता है, और जो परिस्थितियाँ हमने चेंज कर दी वो इस समय की वास्तविकता है। तो इस तरीके से हम अपने उत्तर को लिख सकते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके जो मुख्य चीज़ें लेके उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। अगली पॉइंट पे हम, अगले यूनिट पे हम चलना चाहेंगे, भाषा और सामाजिक वास्तविकता, है ना। इसको हम थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं, इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें मिल रही हैं तो हम आगे देखते हैं। ऐसा अन्य क्षेत्र जहाँ सामाजिक वास्तविकता मौजूद है वह भाषा का क्षेत्र है ना। ऐसा अन्य क्षेत्र जहाँ सामाजिक वास्तविकता मौजूद है वह है भाषा का क्षेत्र। सभी भाषाओं को अपनी एक विशिष्ट व्याकरण और वाक्य विन्यास होता है।
सभी भाषाओं को अपनी एक विशिष्ट व्याकरण होता है और वाक्य विन्यास होता है। यह सभी समाजों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेत पद्धति है। यह ज्ञान की एक ऐसी निधि सृजित करने में सहायक होती है जो कि निरंतर फैलती और संकुचित होती रही है ना। मतलब कि भाषा जो है, भाषा का अगर हम प्रयोग करते हैं जिस तरीके से उस भाषा का स्वरूप है तो वही एक वास्तविकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है ना। जैसे कि अगर हम भोजपुरी में किसी गाने के लिरिक्स लिख रहे हैं तो वो उसी तरीके से लिखे जाएंगे हैं, वो इंग्लिश के पद्धतियों पे नहीं लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से वहाँ के समाज की वास्तविकता उसमें परिलक्षित होती है। तो इस तरीके से हम भाषा को इसमें इंटरलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता है वैधता एवं सामाजिक व्यवस्था। तो उस जो सामाजिक वास्तविकता है उसकी वैधता, वैलिडिटी कितनी है, जब तक उसे चेंज ना किया जाए। तो ये भी टॉपिक ख़त्म है ना। तो इससे ज़्यादा हम पढ़ के अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स को हम अगले उसमें चर्चा किया जाएगा। मस्तिष्क एवं समाज। सांकेतिक जगत है जो समाज के सदस्यों के मस्तिष्क में व्यवस्थित करता है ताकि ज्ञानेंद्रियों से जो भी समझा जाता है वास्तव में संज्ञानात्मक प्रक्रिया के माध्यम से विषयगत और व्यक्तिगत दोनों पहलुओं से सभी संभावित अनुभव को समझा जाता है। आप बात समझ रहे हैं। इनका इस पैराग्राफ में कहने का मतलब ये है कि जो समाज है हम उसको कैसे समझते हैं, अपने मस्तिष्क के द्वारा समझते हैं। मस्तिष्क से हम अपनी इंद्रियों से जो महसूस करते हैं, आँखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, महसूस करते हैं। किसी पर्यावरण को हम अगर उसे फील करना है तो अपने नाक से हम उस सुगंध से देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो चुका है ना। अगर परफ्यूम की खुशबू आ रही तो कोई पार्टी हुई होगी, अगर कुछ मीट की खुशबू आ रही तो कुछ वहाँ पे कटा हुआ है ना। तो वो समाज के परिवेश को समझने के लिए हम अपने मस्तिष्क और अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और जिस डेटा को हम संकलित करते हैं, मतलब जिन तथ्यों का हम संकलन अपने मस्तिष्क में करते हैं उसको प्रोसेस करके हम उस समाज को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस पैराग्राफ में लगभग यही है ना। बाकी अगर कुछ चेंज होता है तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी आता है सामाजिकरण एवं वैधीकरण। ठीक है, बहुलवाद और वास्तविकता। हम देख सकते हैं कि अधिकांश आधुनिक समाज बहुलवादी हैं ना। बहुलवाद और वास्तविकता क्या है, जिसमें बहुत सी जातियों एवं धर्मों का समावेश। बहुलवादी मतलब कि बहुत सी जातियां और समाज, मतलब इंक्लूसिव चीज़ें हैं। सर्वधर्म संभाव है ना, सभी धर्मों का सम्मान है। ऐसे बहुलवादी समाज में द्वंद्व के लिए एक अन्य जगह की संभावना कम होती है ना, क्योंकि सब अलग अलग हैं तो द्वंद्व होना ही नहीं है। कि आप किसी और पद्धति से, आपके यहाँ मछली बनाना को बड़ा शुभ माना जाता है, हमारे यहाँ केले के ही सब्ज़ी बन जाती, केले के छक्कल की सब्ज़ी बन रही है ना। हमारे यहाँ नारी की सब्ज़ी बन रही है, नारी की साग की सब्ज़ी बन रही है, आपके यहाँ मुर्गा, भैंसा, चिकन सब कुछ बन रहा है। तो ये क्या है, बहुलवादी समाज है तो द्वंद्व के लिए जगह यहाँ पे कम होती है और परंपराओं के ठोस आधार का क्षय कर देता है। बहुलवाद स्वयं तीव्र बदलाव के समय उत्पन्न होता है और परंपराओं के ठोस आधार को क्षय कर देता है। मतलब कि बहुलवाद होता है ना, जहाँ पे मान लीजिए किसी मोहल्ले में जहाँ पे सभी हिंदू निवास कर रहे हों और वो ब्राह्मण हों और कहीं पर भी मुर्गा ना खाया जाए, वहाँ पे कोई मुस्लिम परिवार रहने आ जाए या कोई ऐसा रहने आ जाए जो मीट मुर्गा और दारू वारू बहुत पीता हो, तो कितना क्षय हो जाएगा उस समाज के ठोस आधार का, है ना। तो इन्हीं सभी चीज़ों से हम देख सकते हैं कि बहुलवाद और वास्तविकता कैसे इंटर रिलेट हैं और कैसे बहुलवाद उस समाज के क्षेत्र की वास्तविकता को चेंज कर देता है ना। अतः उन्हें अंतःक्रिया की नई संरचना एवं प्रतिरूप प्रदान करता है और समाज में नई सामाजिक संरचनाओं को वैध घोषित करने के लिए नए सिद्धांतों की खोज की जाती है। तो क्या होता है, समाज चेंज होने लगता है। अब जैसे एक दारू पी रहा था तो दो चार और पीने लगे, तो ये सामाजिक संरचनाएं चेंज होने लगती हैं और उन चेंज हुई सामाजिक संरचनाओं को वो वैलिड घोषित करने लगता है। कौन? बहुलवाद। तो इस तरीके से हमने बहुलवाद को भी देख लिया कि मतलब समाज में विभिन्न प्रकार के धर्मों का समावेश है, इसी को हम बहुलवाद कह रहे हैं। वास्तविकता एवं भाषा का रखरखाव, जो हमारी रियलिटी है और भाषा का रखरखाव कैसे है, ये हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। आगे चलते हैं, सारांश। इसमें हमने क्या पढ़ा, क्या समझा, सब बकवास है। ठीक है, अगली इकाई 5 पे आते हैं, संरचना की संकल्पना एवं सिद्धांत। अब हम केवल इकाइयाँ देखते हैं कि कौन कौन सी इकाइयाँ हैं।
जैविक सादृश्य एवं संरचना। सामाजिक संरचना एक वास्तविकता। A.R. रेडक्लिफ ब्राउन का योगदान। सामाजिक संरचना एक वास्तविकता, इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन साहब का नाम जुड़ा हुआ है और सामाजिक संरचना एक वास्तविकता है। ठीक है, इस पर कुछ टिप्पणी लिखिए, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लिखेंगे कि R.A. रेडक्लिफ ब्राउन साहब के अनुसार, तो पढ़ते हैं इसको। जैसा पहले भी कहा गया, स्पेंसर ने सामाजिक संरचना शब्द का निर्माण किया, किंतु वे इसका सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। मतलब सामाजिक संरचना, हमारा समाज का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हम रह रहे हैं, या तो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस संरचना पे हैं, या हम एक क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर इस संरचना पे रह रहे हैं, या हम महिला विशेष समाज और पुरुष विशेष समाज इस संरचना में रह रहे हैं, है ना। तो यही चीज़ है। तो क्या कहना चाहते हैं रेडक्लिफ ब्राउन साहब, इनको देख लेते हैं। उदाहरण के लिए इमाइल दुर्खीम 1938, यद्यपि वे स्पेंसर के पक्के आलोचक थे, है ना, इमाइल दुर्खीम स्पेंसर के आलोचक थे, जैव सादृश्य की ओर आकर्षित रहे। उन्होंने कहा कि समाज विज्ञान में कार्यकलापों की धारणा और जीव समाज के मध्य सादृश्य पर आधारित है। उन्होंने सामाजिक आकार विज्ञान शब्द प्रयुक्त किया, जिससे उनके अभिप्राय उस शब्द से था जिसे हम सामाजिक संरचना का नाम देते हैं। आकार विज्ञान, है ना, कैसा समाज का आकार होगा, किस तरीके से वो व्यवहार करेगा। दुर्खाइम के समाज विज्ञान ने ब्रिटिश सामाजिक जीव विज्ञान A.R. रेडक्लिफ ब्राउन पर अमिट प्रभाव छोड़ी, है ना। तो दुर्खाइम ने किस पर इफेक्ट छोड़ा? रेडक्लिफ ब्राउन पर, जो विश्रणवादी WHR रिवर्स के शिष्य थे। तो ये कौन थे? रेडक्लिफ ब्राउन विश्रणवादी WHR रिवर्स के शिष्य थे, और उन्होंने अपने प्रथम शोध कार्य 1906 से 1909 तक अंडमान आइसलैंडर्स के सानिध्य में किया। तो इनके सानिध्य में इन्होंने शोध कार्य किया, और अपनी प्रकाशित पुस्तक 1922 में प्रकाशित पुस्तक कौन सी इनकी? द अंडमान आइलैंडर में पुनः प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब इन्होंने क्या अपने योगदान, जिसे वे संरचना संबंधी कार्यात्मक उपागम का नाम देते हैं। तो इनका क्या है? संरचना संबंधी कार्यात्मक उपागम। तो कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। संस्था एवं सामाजिक संरचना समुदायों के मध्य संबंधों का उल्लेख करती है। E.E. इवांस। सामाजिक संरचना समुदायों के मध्य संबंधों का उल्लेख करती है। E.E. इवांस। तो इस टॉपिक पर क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक संरचना समुदायों के मध्य संबंधों का उल्लेख करती है E.E. इवांस। इसके बारे में टिप्पणी कीजिए। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके प्रमुख पॉइंट्स जो हैं, एक पैराग्राफ से 3 पॉइंट निकाल कर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पर एक टिप्पणी लिख लीजिए, तो ये आपके नोट्स हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इससे और चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट लग नहीं रही हैं। आदर्श के रूप में सामाजिक संरचना, क्लाउड लेवी स्ट्राउस एंड एडविन लिच का योगदान। आदर्श के रूप में सामाजिक संरचना, तो इस पर भी आ सकता है कि आदर्श के रूप में सामाजिक संरचना कैसी है, क्लाउड लेवी स्ट्राउस के अनुसार और एडविन लीच के अनुसार। तो एक एक पॉइंट जो है, 2-2 पॉइंट हर पैराग्राफ से आप देख कर लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखते हैं एडमंड लीच की सामाजिक संरचना। क्या कहते हैं एडमंड लीच? ये कौन थे? तो ये थे ब्रिटिश मानवशास्त्री एडमंड लीच, जो कि 1954 में एक्टिव रहे हैं, ने भी प्रतिमान के रूप में सामाजिक संरचना के विचार से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि लेवी स्ट्राउस और लीच के मध्य संरचना संबंधी उपागम में अनेक महत्वपूर्ण विभिन्नताएं हैं। उदाहरण के लिए, जहां लेवी स्ट्राउस समय के हर एक बिंदु पर समस्त मानवीय समाज में प्रयुक्त संरचना, वैश्विक संरचना की खोज बाहर निकालने में इच्छुक थे, वहीं दूसरी ओर लीच ने स्थानीय और क्षेत्रीय संरचनाओं को समझने के लिए संरचना संबंधी पद्धति को अपनाया। मतलब ये जो थे दूसरे साहब, वो वैश्विक संरचनाओं को देख रहे थे, और ये जो थे लोकल संरचनाओं को देख रहे थे। तो इन्हें दोनों को, लीच को नव संरचनावादी कहा गया, कि वो
पूरे विश्व को एक तरीके से संरचना के रूप में देख रहे थे, ये लोकल मोहल्ले को ही देख रहे थे। तो इस तरीके से आप इनका नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं इन दोनों का नाम और एक एक पॉइंट कि ये क्या सोचते थे, किन संरचनाओं की इन्होंने व्याख्या की। तो इस तरीके से हमारी चौथी यूनिट समाप्त होती है, 5वीं यूनिट समाप्त होती है और हमने इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखा और किस पर क्वेश्चन बन सकता है उनको हमने विश्लेषण किया। अब हम छठी इकाई पर पहुंचते हैं क्योंकि इसमें इकाइयों की भरमार है और हमारी इस पीडीएफ में आखिरी इकाई जो वो है वो कौन सी है। अभी हम 5 इकाई कर पाए हैं, यूनिट 5th तक पहुंच पाए हैं और इसमें टोटल कितनी इकाइयां हैं तो आप देख सकते हैं। हम ये लास्ट इकाई को देख रहे हैं 31, तो 31 इकाई हैं। तो इन 31 इकाइयों में से हर 2-2 टॉपिक को उठा लीजिए, मतलब हर इकाई में से, हर यूनिट में से आप अगर 5 टॉपिक्स को भी उठाते हैं कि हम 5 टॉपिक को लेकर उन पे 10-10 पॉइंट लिखेंगे तब भी कितना हो जाएगा सोचिए। 30 में से अगर 5 टॉपिक उठाते हैं तो 15, 150 टॉपिक्स आपके बनेंगे। 150 में से आप 10-10 लाइनें लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट केवल एक सब्जेक्ट का बन पाएगा। तो आप 31 यूनिट हैं, हर यूनिट में से आप 5 टॉपिक पकड़िए और 5 टॉपिक के 10-10 पॉइंट में नोट्स बनाइए और हम भी इसको बनाने का प्रयास करेंगे और आपको इस चैनल पर भविष्य में मिलेगा। तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम 6th यूनिट से जो है 7th यूनिट से आगे का प्रमुख टॉपिक को देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।